Hello, Namaskar, Vanakkam. My name is T.S. Sudhir and you're watching your digital classroom study with Sudhir. Now, in this video, we are going to start with Julius Caesar Act 1 Scene 1. I hope आप में से कई लोगों ने एटलीस्ट वो इंट्रोडक्शन वीडियो तो देख लिया होगा जिसमें हमने पूरी कहानी की समरी की थी, पूरे नाटक का समरी की थी कि इस नाटक में आखिरकार होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया जाएगा। Of course, on the SWS app, we have done the entire Julius Caesar Act 1 and Act 2, along with notes, MCQs, test papers, the long format questions, doubt solving, everything. Okay, so choice entirely आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो शुरू करने से पहले इस पर्टिकुलर सीन में जूलियस सीजर की एंट्री नहीं होती है, लेकिन जूलियस सीजर के बारे में बात काफी होती है। तो आपको यह पता चल जाएगा कि जूलियस सीजर के बारे में बात क्यों हो रही है और आखिरकार उनका रोल क्या है, उनकी भूमिका क्या है इस पूरे नाटक में। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। हालांकि इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट रियली हैपेंस। सी, इस पूरे सीन का महत्व यह है कि इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हमको एक तरह से जो राजनीतिक उथल पुथल है रोम के अंदर, उसके बारे में काफी जानकारी मिलती है। ओके, तो जिसको कि कहते हैं एक तरह से पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी। तो पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी की जहां बात होती है उसका एक तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा जहां तक इस सीन का सवाल है। ओके, इसमें दो प्रमुख पात्र हैं, फ्लैवियस और मैरुलस। और मैरुलस की स्पेलिंग कई एडिशंस में अलग रहती है, कई एडिशंस में MARALLUS होती है, कोई घबराने की बात नहीं है। ई भी लिखा जाता है, MARE भी लिखा जाता है, तो बेसिकली आप MARU के साथ जा सकते हैं। ओके, और कुछ कॉमनर्स हैं बेसिकली, जिसमें से एक तो मोची है जिसका कि काफी डायलॉग्स हैं इस पर्टिकुलर सीन में। नाउ इसमें आपको जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो ये है कि सीजर वापस रोम आ रहे हैं और सीजर ने एक बड़ी जंग जीती है पॉम्पी के बेटों के खिलाफ। इससे पहले उन्होंने पॉम्पी को ऑलरेडी हरा दिया है। पॉम्पी और सीजर एक तरह से सबसे प्रमुख वॉर जनरल्स थे जहां तक रोम का सवाल था। ओके, सो पॉम्पी और सीजर के बीच में जो ये द्वंद्व हुआ उसमें पॉम्पी पहले जीत गए थे, फिर दूसरे युद्ध में सीजर ने पॉम्पी को हराया। ओके, और उसके बाद पॉम्पी के बेटे सीजर के साथ युद्ध में गए और इस युद्ध में सीजर की जीत हुई। और ये जो नाटक है उसके तुरंत बाद शुरू होता है 45 BC में। इन द बैटल ऑफ मुंडा सीजर डिफीटेड द आर्मी लेड बाय पॉम्पीज सन्स। ओके, एंड द प्ले की शुरुआत होती है विद द ट्रायम्फेंट रिटर्न ऑफ जूलियस सीजर आफ्टर दिस पर्टिकुलर बैटल। ओके, तो let's start with the line by line explanation. Okay, तो फ्लैवियस और मैरुलस और सर्टेन कॉमनर्स हैं इस पर्टिकुलर सीन में। फ्लैवियस पूछते हैं उन कॉमनर्स से कि क्या तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो। व्हाट डज ही कॉल देम? ही कॉल्स देम, दिस इज मैरुलस, ही कॉल्स देम आइडल क्रीचर्स। सो एक तरह से कि तुम आलसी लोग हो, तुम यहां पर क्या कर रहे हो और तुम लोगों को अभी घर जाना चाहिए। क्या तुम समझते हो कि ये छुट्टी है? और क्या तुमको ये मालूम नहीं है कि बीइंग मैकेनिकल मींस एज वर्कर्स। बीइंग मैकेनिकल का अर्थ है एज वर्कर्स। तुमको एक काम वाले दिन यानी कि एक वर्किंग डे पर इस तरह से छुट्टी नहीं मनानी चाहिए, और एटलीस्ट you should not move around without the sign of your profession। इसका मतलब अगर तुम मोची हो तो तुमको अपने मोची के जो जितने भी कामकाज के जो औजार हैं उसको लेकर चलना चाहिए। अगर तुम स्वीपर हो तो तुमको अपना झाड़ू लेकर चलना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन यू शुड नॉट बी मूविंग अराउंड। और उससे पूछता है कि तुम करते क्या हो। पहला कॉमनर कहता है कि मैं एक कारपेंटर हूं। मैरुलस बोलता है कि तुम्हारा लेदर एप्रन कहां है, तुम्हारा रूलर कहां है, और इस तरह के अच्छे कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो। और फिर दूसरे से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। वो बोलता है कि मैं एक मोची हूं, कॉबलर। ओके, मैरुलस उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि ये थोड़ा मस्ती कर रहा है, उसके साथ मस्ती कर रहा है और सीधा आंसर नहीं दे रहा है। गिव मी ए स्ट्रेट रिप्लाई, आंसर मी डायरेक्टली का मतलब है गिव मी ए स्ट्रेट रिप्लाई। बिकॉज उसको बोलता है कि इन टर्म्स ऑफ बीइंग ए स्किल्ड
वर्कमैन, आई एम ए कॉबलर। तो सेकंड कॉमनर फिर से बोलता है, और उसके बाद सेकंड कॉमनर के ही सारे डायलॉग्स हैं फ्लावियस और मैरुलस के साथ। फ्लावियस और मैरुलस को उनको कहा जाता है ट्रिब्यून। ओके, ट्रिब्यून एक तरह के रोमन के ऑफिशियल्स हैं जिनकी की काफी चलती थी। और आप इस पूरे सीन में देख सकते हैं कि जो कॉमनर्स हैं जो उन दोनों ट्रिब्यून से थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा उनका बोलबाला है, तो वो रूल्स को एनफोर्स करते हैं। तो टिपिकल पुलिसमैन या ऑफिशियल्स की तरह उनका एक तरह से रवैया है कॉमनर्स की तरफ। ओके, तो सेकंड कॉमनर बोलता है, ट्रेड सर एंड दैट आई होप आई मे यूज विद अ सेफ कॉन्शियंस व्हिच इज इंडीड ए मेंडर ऑफ बैड सोल्स। ओके, जो ये मेंडर ऑफ बैड सोल्स जो है, ये जो सोल्स वर्ड है एक तरह से पन है, और मैरुलस उसी तरह से समझता है, और वो इसीलिए पूछता है व्हाट ट्रेड दाउ नेव, दाउ नॉटी नेव व्हाट ट्रेड, बिकॉज उसको लगता है कि ये सोल और सोल पे पन कर रहा है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा रहता है। सोल यानी कि जो शू के नीचे जो का पोर्शन जो है उसको सोल कहते हैं, और सोल यानी कि मन। तो सोल की बात हो रही है, तो लगता है कि ये मस्ती कर रहा है, सीधा आंसर मेरे को नहीं दे रहा है। तो उसको कहता है कि यू मिस्चीवियस रास्कल, नेव का मतलब है, नेव का मतलब है रास्कल। तो बोलता है यू मिस्चीवियस रास्कल, नॉटी रास्कल, गिव मी ए स्ट्रेट आंसर, व्हाट ट्रेड आर दाउ। दाउ का मतलब यू। सही से मैं आपसे विनती करता हूं कि मैं आई मीन अगर आपके कोई शूज घिस गए हैं तो मैं उनकी भी मरम्मत कर सकता हूं। ओके, तो यहां पर भी आउट का इस्तेमाल किया गया है फिर से पन के रूप में। क्योंकि उसका कहना है कि डोंट बी एंग्री, डोंट बी आउट विद मी मींस मेरे साथ गुस्सा मत होइए, अगर आपके कुछ शूज घिस गए हैं तो मैं उसकी भी मरम्मत कर सकता हूं। और यहां पर भी देखिए वो फिर से बोलता है मेंड यू। तो एक तरह से बार बार थोड़ा मस्ती करने की भी कोशिश हो रही है, और एटलीस्ट मैरुलस उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करता है। ओके, सो मैरुलस उसको सॉसी बोलता है। सॉसी का मतलब है रूड, रूड काइंड ऑफ पर्सन। ओके, you rude person. So second commoner says, sir cobble you. Flavius बोलता है, thou art a cobbler, art thou? Common second commoner बोलता है, truly sir, all that I live is by the owl. I meddle with no tradesman matters nor women's. Now जहां तक owl का सवाल है, okay, it is a bit, or it is a what is called is a small pointed tool which is used for piercing holes in leather. Okay, उस औजार से जो कॉबलर्स हैं, मोची हैं, वो लेदर के अंदर होल्स बनाते हैं। सो आउल इज दैट काइंड ऑफ अ टूल। सो ही सेज मैं उसी से अपना गुजारा करता हूं, एंड दैट इज माय मेन थिंग विद विच आई कैन मेक अ लिविंग। सो ही सेज आई एम आल्सो अ सर्जन टू ओल्ड शूज। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ थिंग, ही कॉल्स हिमसेल्फ अ सर्जन, कि अगर कोई पुराने घिसे हुए शूज हैं तो उसकी मैं मरम्मत ऑलमोस्ट लाइक ए सर्जन कर सकता हूं। तो इससे पता ये चलता है दैट देयर इज a lot of pride he takes in his trade, in his occupation. उसको काफी घमंड है, घमंड not in a negative sense but in a positive sense, that there is a lot of self pride in the kind of work that he actually does. So he says when they are in bad shape, great danger का मतलब है when they are in bad shape, he says मैं उनकी मरम्मत कर देता हूं, और and as proper men as ever trod upon neat's leather have gone upon my handiwork. neats का मतलब है ox leather. ओके, जो ये नीट, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद द पेन टैब, सो जस्ट काइंड ऑफ बेयर विद मी, पहली बार ही यूज कर रहा हूं। सो जहां तक नीट का, नीट लेदर मींस ऑक्स लेदर का है, उसमें से कई सारे शूज इस शहर में मेरे से मैंने बनाए हैं, काफी लोगों ने मेरे शूज पहने हैं। फ्लाइविस बोलता है लेकिन तुम अपनी दुकान में क्यों हो, ये सारे लोग बाहर सड़क पर क्यों घूम रहे हैं? ओके, तो यहां पर हम इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हम जूलियस सीजर की जो जीत है उसको हम, उसकी खुशी हम मनाना चाहते हैं। मैरुलस को आता है गुस्सा, बिकॉज मैरुलस और जो फ्लैवियस है सीजर के खिलाफ है। ओके, और जैसे मैंने शुरू में कहा इसे कि हमको रोम में जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां थी, राजनीतिक इनसिक्योरिटी थी, उसके बारे में हमको काफी पता चलता है, क्योंकि उनको लगता है कि जूलियस सीजर का एक तरह से जो एसेंट होगा, उसका जो राइस होगा, उससे उन सभी लोगों को काफी खतरा है। तो दे आर अपोज टू जूलियस सीजर एंड दे आर ऑन द साइड, और दे वर ऑन द साइड ऑफ पॉम्पे। सो मैरुलस बोलता है कि इसमें खुशी बनाने की क्या जरूरत है, उसने आखिरकार किया क्या है, उसने कोई नई टेरिटरीज थोड़ी जीती है रोम के लिए। ओके, व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम
टू रोम, यानी कि ट्रिब्यूटरीज का मतलब है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब है व्हाट फॉरेन, FOREIGN, what foreign territories has he won for Rome to grace in captive bonds his chariot wheels? होता ये था कि अगर कोई भी हार जाता था तो उसको एक तरह से चैरियट यानी कि रथ के व्हील्स के साथ उसको बांधा जाता था, एंड वो एक रैंसम मनी रोम को जो भी जीतता था उसको पे करता था। तो उसको कहना यह है कि कोई ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जो कि मनी की यानी कि पैसे की, धन की ट्रिब्यूट्स को पे की हैं रोम को या जूलियस सीजर को। तो उनको और थोड़ी गालियां पड़ता है, यू ब्लॉकहेड्स एंड यू आर वर्स देन सेंसलेस थिंग्स। सो एक तरह से abusive, Marullus gets very abusive with the commoners, especially the cobbler, and he says you are hard hearts and you are very cruel men of Rome because तुम लोग, जब पॉम्पे यहां पर शक्तिशाली था, पॉम्पे की हार से पहले आप में से कई लोग दीवारें चढ़ के, टावर्स चढ़ के, मीनारों को चढ़ के, खिड़कियों पर चढ़ के, चिमनी की टॉप्स को चढ़ के अपने बच्चों को अपने साथ में लेकर उसको देखने के लिए काफी उत्सुकता दिखाते थे, ताकि जब पॉम्पे वहां से निकले, पॉम्पे जब स्ट्रीट्स ऑफ रोम से निकले, तब आप उन सब को देख सके। तो तुम लोग उस तरह से बर्ताव करते थे, लेकिन आज तुम पॉम्पे के खिलाफ जो जूलियस सीजर जीता है उसकी जीत को मनाने के लिए, उसकी खुशी मनाने के लिए आज यहां पर काम से छुट्टी लेके घूम रहे हो। तो एक तरह से गाली देता है, बेसिकली कहता है कि ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है एंड यू शुड नॉट बी बिहेविंग लाइक दैट। Okay, and when you saw his chariot but appear, have you not made a universal shout that Tiber trembled underneath her banks? और कहने का मतलब यह है कि जब उसका रथ वहां से गुजरता था, पॉम्पी का जब रथ वहां से गुजरता था, तुम सब लोग चिल्लाते थे, पॉम्पी 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 चिल्लाते थे, और इतनी जोर के चिल्लाते थे कि ये जो टिबर इज द नेम ऑफ अ रिवर इन रोम। ओके, जो टिबर नदी थी एक तरह से अपने जो उसके जो बैंक्स थे उसके नीचे थरथराती थी, उतना ज्यादा शोर मचता था, उतनी ज्यादा नारेबाजी होती थी। ओके, सो दैट इज व्हाट यूज्ड टू हैपन एट दैट टाइम। कॉन्केव इज रेफरिंग टू दैट, it used to kind of echo, the replication of the echo. Concave is almost like overhanging, the waters will be swollen, so it will be overhanging, and because of the replication of your echoes means that it would, of your sounds means there would be an echo. And do you now put you on your best attire? Do you now call out a holiday? और अब तुम अपनी बेस्ट ड्रेस पहन के हो, ओके, और छुट्टी मना रहे हो, ओके, और क्या तुम उसके लिए फूल भी बरसाते हो ओवर पॉम्पीज सन्स ब्लड? पॉम्पीज सन मींस, पॉम्पीज ब्लड मींस जो उसका बेटों को हरा के जो सीजर आ रहा है उसकी जीत मनाने के लिए तुम अभी यहां पर फूल बरसा रहे हो। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रास्ट, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैसेज। ये काफी इंपॉर्टेंट पैसेज है जो काफी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। बेसिकली तो कहने का कि मैरुलस किस तरह का कॉन्ट्रास्ट एक तरह से ड्रॉ कर रहा है कि पहले तुम पॉम्पी के बारे में तारीफ करते थे, पॉम्पी की जीत को का जश्न मनाते थे, अभी जब पॉम्पी और उसके बेटे हार गए हैं, और किसने हराया है? जूलियस सीजर ने हराया है, तो तुम बिल्कुल एक तरह से टीम बदलकर जूलियस सीजर की टीम में चले गए हो, और इसलिए आज तुम खुशी मना रहे हो, नए नए ड्रेस पहने हैं, और आज तुम काम पर भी नहीं गए हो, और उसी सड़क पर तुम फूल भी बरसा रहे हो, राइट? सो ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट हाउ दे यूज्ड टू बिहेव अर्लियर, पहले किस तरह से बिहेव करते थे और अब किस तरह से बिहेव करते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है मैरुलस। ओके, सो व्हाट इज इट दैट, इससे पता क्या चलता है मैरुलस के बारे में? मैरुलस के बारे में यह पता चलता है कि मैरुलस इज कंप्लीटली ऑन द साइड ऑफ पॉम्पे, ही इज अपोज्ड टू जूलियस सीजर, एंड ही इज आल्सो एन एंग्री पर्सन, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम काफी क्रोध में है, काफी गुस्से में है कि इस तरह से these people of Rome are behaving. Okay, तो that is the important context जो कि आपको जानना जरूरी है, because इसमें से reference to context questions आ सकते हैं। तो कहता है कि तुम लोग अभी घर जाओ, right? और भगवान से यह प्रार्थना करो, भगवान से यह प्रार्थना करो टू स्पेयर यू। ये इंटरमिट का मतलब है टू स्पेयर यू फ्रॉम द प्लेग, ताकि जो हैजा जो हो, प्लेग जो हो, उससे तुम पूरी तरह से बच जाओ, क्योंकि जिस तरह का जो तुमने काम किया है इससे तुमको प्लेग से तुम इफेक्ट हो सकते हो, राइट? सो ही सेज दैट प्रे टू द गॉड्स टू स्पेयर यू फ्रॉम द पनिशमेंट। प्लेग का मतलब एक्सट्रीम पनिशमेंट, आई मीन प्लेग का मतलब पूरी तरह से हैजा के बात नहीं हो रही है, बट प्लेग वाज समथिंग वेरी कॉमन एट दैट टाइम। सो ही इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम पनिशमेंट
to all the commoners for behaving in the way they are behaving right now. So Flavius बोलता है, go good countrymen, and for this fault assemble all the poor men of your sort, draw them to Tiber bank. So he says, Flavius says, जिस तरह की तुमने गलती की है उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए, उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए तुम सभी को टिबर के बैंक्स पर जाना पड़ेगा, यानी कि नदी के किनारे जाना पड़ेगा, और वहां पर तुम लोगों को रोना पड़ेगा उस पानी में तब तक जब तक वो पानी एक तरह से ओवरफ्लो नहीं हो जाता. एंड द लोअर स्ट्रीम किसेस द एलिवेटेड शोर. डू किस द एक्सॉल्टेड शोर. एक्सॉल्टेड का मतलब एलिवेटेड, एक्सॉल्टेड का मतलब एलिवेटेड, यानी कि जो लोएस्ट शोर है वो पूरी तरह से पानी ऊपर ना आ जाए, यानी कि पानी पूरी तरह से भर ना जाए तुम्हारे आंसुओं की वजह से. सो कहने का मतलब है कि तुम लोगों को एक तरह से रिग्रेट को एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ेगी. यू नीड टू एक्सप्रेस रिग्रेट कि जिस तरह से तुमने काम किया है, यू नीड टू एक्सप्रेस रिग्रेट कि जिस तरह से तुमने काम किया है उसके लिए तुमको माफी मांगनी पड़ेगी. तो कहता है कि तुम सब लोग टिबर रिवर के पास चले जाओ. तो सारे के सारे कॉमनर्स उस सीन से निकल जाते हैं. अब रहते कौन, फ्लैवियस और मैरुलस. तो फ्लैवियस कहता है, सी वेदर देयर बेसिस मेटल बी नॉट मूव्ड. इसका मतलब क्या है, सी नाउ देयर बेस नेचर्स, यानी कि उनकी जो नेचर है बेसिकली काफी लोएस्ट किस्म की है. तो बेसिकली से हमको पता क्या चलता है कि काफी एक तरह से दे लुक डाउन अपॉन द कॉमनर्स, एक तरह से देयर इज अ सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी. तो हमको एक तरह से क्लास सिस्टम के बारे में पता चलता है रोम के, कि एक कॉमनर्स को थोड़ी सी तुच्छ नजर से देखने का प्रचलन है उस समय पर. ओके, सो ही कहता है कि सी नाउ देयर बेस नेचर्स हैव बीन मूव्ड, दे आर सो गिल्टी दैट दे लीव विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, दे वैनिश टंग टाइड. ओके, दे वैनिश्ड टंग टाइड, यानी कि विदाउट स्पीकिंग विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, गो यू डाउन दैट वे टुवर्ड्स अ कैपिटल. और बोलता है कि अब तुम कैपिटल की तरफ निकल जाओ. नाउ कैपिटल हिल इज वेयर द स्टेट बिजनेस ऑफ रोम वाज अंडरटेकन. जितना भी सरकारी काम होता था वो सारा कैपिटल में होता था. दिस वे विल आई डिसरोब द इमेजेस. और मैं यहां से जाता हूं जितने भी जो स्टैचूस हैं, मूर्तियां हैं, जिनके ऊपर एक तरह से सीजर के आने की खुशी में डेकोरेशन की गई है, उन सभी को मैं वहां से निकालूंगा. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसके लिए उनको बाद में सजा मिलती है. ओके, तो सीजर के लिए जितने भी डेकोरेशन की गई है स्टैचूज पर, मूर्तियों के ऊपर, उन सभी को मैं निकाल दूंगा. डिसरोब द इमेजेस. इमेजेस का मतलब स्टैचूज. इफ यू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमनीज. ओके, मैडलस बोलता है क्या हमको करना चाहिए, क्योंकि अभी फीस्ट ऑफ लुपरकल हो रहा है. ओके, लुपरकल इज ए पैस्टोरल फेस्टिवल जो कि फरवरी के महीने में रोम में मनाया जाता था. एंड दिस वाज टू प्रमोट fertility, also to purify the city. The festival of Lupercal, the festival of Lupercal बोलना ठीक रहेगा. ओके, फीस्ट फेस्टिवल, ठीक है. तो ही फ्लैवियस बोलता है कोई परवाह वाली बात नहीं है. लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफीज. ओके, सो कोई भी मूर्ति सीजर के इन ऑनर ऑफ सीजर उसको डेकोरेट नहीं किया जाना चाहिए. ओके, मैं भी जाता हूं, और जितने भी कॉमनर्स हैं, वल्गर पीपल, वल्गर का मतलब कॉमनर्स. नाउ दिस इज अनदर वर्ड जिससे कि हमको पता चलता है कि किस तरह से उनका रवैया है टुवर्ड्स द कॉमनर्स. ओके, कॉमनर्स को ही रेफर्स टू देम एज द वल्गर पीपल, कि मैं उनको सभी को स्ट्रीट्स में से निकाल देता हूं. ओके, जहां पर भी तुमको लगे. परसीव देम थिक का मतलब जहां पर भी आपको लगे कि कई सारे एक तरह से क्राउड में इकट्ठे हुए हैं. परसीव देम थिक मतलब इन ए क्राउड, थिक मतलब इन ए क्राउड. दीज ग्रोइंग फेदर्स प्लग फ्रॉम सीजर्स विंग, एंड बाय रिमूविंग दीज सिंबल्स फ्रॉम सीजर्स पावर. इस तरह के जितने भी जो सिंबल्स हैं, अगर हम सीजर के पावर में से हम निकाल दें, we will bring him down to an ordinary height. Okay, will make him fly an ordinary pitch, यानी कि हम सीजर की जो उड़ान है वो काफी उड़ रहा है, तो एक तरह से मेटाफोरिकल सेंस में यहां पर बात कर रहा है, हम उसको एक तरह से जमीन पर ले आएंगे. who else would soar above the view of men and keep us all in servile fearfulness. क्योंकि अगर उसको जमीन पर हम नहीं लाएं, remember these 3-4 lines are being spoken almost like a मेटाफर. ओके, तो ही सेज दैट अगर हम उसको जमीन पर नहीं लाए तो होगा ये कि वो इतनी ऊंची उड़ान भरेगा कि हम सबको उससे डरना पड़ेगा. लाइक सर्वेंट्स, सर्वाइल फियरफुलनेस मतलब नौकरों की तरह हमको उससे डरना पड़ेगा. ओके, सो ये कह के
both Flavius and Marullus exit in different directions. So I hope you have got an idea about Act 1, Scene 1. This is important because Flavius and Marullus are executed for doing what they did at the end of this particular scene. दूसरी बात, सीजर के आने से पहले, सीजर gets introduced in Act 1, Scene 2 right at the beginning. तो उसके आने से पहले ऑलरेडी एक तरह की क्यूरियोसिटी आपके मन में है कि ये जूलियस सीजर आखिरकार है कौन, किस तरह का व्यक्ति है कि उसको लोग एक तरफ काफी प्यार करते हैं, कॉमनर्स, दूसरी तरफ द ऑफिशियल सीम टू बी रिसेंटफुल ऑफ हिम, कि एक तरह से उससे प्यार नहीं करते, एक तरह से नफरत करते हैं. सो इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी कि पहले ही सीन में ये एस्टैब्लिश हो गया जहां तक जूलियस सीजर का सवाल है. तो दैट वाज एज फार एज एक्ट 1 सीन 1 वाज कंसर्न. We will meet you now in Act 1, Scene 2, right? Thank you very much. Please subscribe to the channel. अगर और ऐसे काफी सारे वीडियोस चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए of different subjects, and we'll try to help you as much as we can. Thank you very much.